हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बिहार स्पेशल के तहत, वो टॉपिक है बिहार में जनजातीय आंदोलन। और ये टॉपिक क्वेश्चन के हिसाब से, अपने एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक है। भले ही हो सकता है कि पिछले किसी एग्ज़ाम में, एक दो एग्ज़ाम में न पूछा हो, तो लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिहार में जनजातीय आंदोलन जो हम लोग आज का टॉपिक है, अब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो भाई जनजातीय आंदोलन जो भी रहा उसका क्षेत्र तो आज के बिहार में है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में। और इस आधार पर अगर हम लोग इसको हटा दें कि साहब बिहार के जनजातीय आंदोलन में अब तो बिहार में है नहीं, तो बिहार स्पेशल के दायरे में वो आता नहीं है, ये सही नहीं होगा। चूँकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और हिस्ट्री की बहुत सी बातें जो है वो आपके इंटीग्रेटेड बिहार से बन जाता है। तो जनजातीय आंदोलन और आपके सिलेबस में भी, मेंस में भी जनजातीय आंदोलन की संभावना बनी रहती है। तो इसको मेरे नज़र में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बिहार स्पेशल के तहत भी अगर इसको न माने तो जीएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है ही। ओवरऑल जीएस जैसे है, मान लो जीएस में हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, और इस आधार पर जनजातीय आंदोलन की बात को हम हटा दें कि अधिकांश जनजातीय आंदोलन तो साहब जो था उसका क्षेत्र जो था वो आज का झारखंड है, तो फिर ये बिहार स्पेशल के तहत नहीं है। बहुत लोग ये तर्क दे सकता है, तो इसको बिहार स्पेशल में क्यों रखते हैं? नहीं, चूँकि ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, और झारखंड से संबंधित कुछ बातें, मेरे नज़र में झारखंड से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, और वो खास करके जनजातीय आंदोलन का। दूसरी बात, अब जनजातीय से संबंधित कुछ कल्चर हो गया, उनका त्यौहार हो गया, वो हो सकता है उसको बिहार स्पेशल के बजाय वो झारखंड का जहाँ एग्ज़ाम होता है वहाँ ज़्यादा पूछेगा। लेकिन जनजातीय आंदोलन कौन कौन हुआ, कब कब हुआ, उसके मुख्य नेता कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में संभावित है। दूसरी बात, बिहार स्पेशल की बात छोड़ दें तो जनरल स्टडीज़ में ट्राइबल मूवमेंट तो भाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चूंकि हमारा एग्ज़ाम जो है बिहार का, तो भाई जो इसके इतिहास से जुड़ा हुआ ट्राइबल मूवमेंट है, तो वो तो एकदम इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं बताया कि भाई जनजातीय आंदोलन हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण दिख रहा है, और इसलिए हमने कल आपको बताया था कि इसके बाद का टॉपिक जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक में, उसके बाद का टॉपिक हमने लिया था कि भाई हम लोग जनजातीय आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, और तो पूरी तरह से जनजातीय आंदोलन का अगर बात करें जो बिहार, इंटीग्रेटेड बिहार के क्षेत्र में, तो उस तरह से आंदोलन को अगर काउंट कीजिएगा तो वो हमको लगता है 14-15 आंदोलन, 13-14 आंदोलन बन जाएंगे। तो उसको एक दिन में तो पूरा नहीं, लेकिन हम लोग उसको 2 दिन में देख लेंगे, 2 क्लास में, आज और नेक्स्ट क्लास में। अब जनजातीय आंदोलन में मुख्य रूप से जो जनजातीय आंदोलन की हम लोग बात करें, तो भाई आपका ढाल विद्रोह हो गया, एक विद्रोह, ढाल विद्रोह। अब पहले कुछ बात और कर लेते हैं, जनजाति किसको कहते हैं? ठीक है, सिंपल समझने के लिए हम यहाँ पर बहुत डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो 2 चीज़ आपके दिमाग में हमेशा आता होगा, जनजाति, और जैसे हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति किसको कहा जाएगा? अनुसूचित का तो मतलब वो हमारे शेड्यूल में जो है। तो अनुसूचित जनजाति, जनजाति यानी जिसको ट्राइब्स बोलते हैं, ट्राइब्स उसको बोलेंगे कि किसी भी कालखंड में, इतिहास के किसी भी कालखंड में कोई ऐसा समुदाय जो है
वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग हट करके है। यहाँ मेन स्ट्रीम कहने का मतलब ये है कि उस टेरिटोरी में, उस कालखंड में सोसाइटी जो चीज़ अचीव कर चुकी है, सोसाइटी का जो रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड और उसका जो कुछ भी जो मतलब जो हायर अचीवमेंट उसका है, उससे न जुड़ करके दूर कोई रह रहा हो और उसके साथ भी नहीं रह रहा है, दूर रह रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा नेचर के साथ, या तो पहाड़ में, जंगल में नेचर के साथ एकदम रह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम के साथ मिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनजाति। ठीक है, यानी किसी भी, फिर से, किसी भी कालखंड में, किसी भी अवधि में, किसी क्षेत्र विशेष से सटा हुआ कोई जगह जहाँ है कि वहाँ उस क्षेत्र का, भाई उस क्षेत्र के लोग का जो अचीवमेंट है, जो उनका रहन सहन है, जो चीज़ है, उससे अलग कुछ चीज़ है और वो समुदाय भी उनके साथ नहीं रह रहा है, तो इसको बोला जाता है जनजाति। और अनुसूचित जाति जो बोला जाता है वो है कि मेन स्ट्रीम के सोसाइटी के साथ वो रह रहा है, लेकिन साथ रहते हुए भी वो काफी पीछे है। मेन मुख्य धारा के, समाज के मुख्य धारा के लोगों के साथ रह रहा है, वो आपसे डिस्टेंट नहीं है, दूर नहीं है, आपके साथ है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड, उसका अपना रहन सहन का तौर तरीका और बहुत सी बातें जो है वो बड़ा इन्फीरियर है। तो सच जो सोसाइटी हो गया या उस तरह का जो क्लास हो गया, उसको हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं। ठीक है, वो आपसे कहीं दूर नहीं, कोई जंगल ये में नहीं रह रहा, आपके साथ रह रहा है और आपके साथ रहते हुए भी वो पीछे है, तो वैसे को अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं। जैसे कहीं, अब उसमें हम कास्ट डिफरेंसेस की बात, वो नाम से वो हमको नहीं, इसमें अवधारणा जो समझना है उसमें ऐसे समझिए कि मान लो कि कोई बहुत बड़ा महानगर है और वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि भाई स्लम एरिया है, ठीक है, तो कुछ उस तरह की स्थिति, तो वो महानगर में रहते हुए भी उसकी स्थिति कुछ दूसरे तरीके से उसका रहन सहन है, तो वो एक तरह से। लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो स्लम में रह रहा है उसको शेड्यूल कास्ट कह ही दीजिए। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश किया, ठीक है, कि मेन स्ट्रीम के साथ रहते हुए भी वो उसके जैसा नहीं है, बहुत इन्फीरियर है, बड़ा गैप है, एक चीज़ हो गया। एक है कि मेन स्ट्रीम के साथ रह भी नहीं रहा है, थोड़ा अलग हट करके, जहाँ जंगल पहाड़ी इलाका है उसमें वो रह रहा है और पूरी तरह से नेचर के साथ हो रहा है, तो वैसे को सामान्य रूप से बोला जाता है ट्राइब्स। ठीक है, तो ट्राइब्स लोगों ने भी आंदोलन किया, विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब क्या है? ये आंदोलन तो बहुत तरह का हो सकता है। आंदोलन तो किसी भी मिशन के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए कुछ खास आप करने जा रहे हैं, तो वो एक तरह से मूवमेंट हो सकता है, उसको आंदोलन बोलते हैं। और एक विद्रोह हुआ। विद्रोह का मतलब हुआ कि भाई जो व्यवस्था चल रही है या जो गवर्नेंस है, जो शासन है, जो व्यवस्था चल रही है, उसका विरोध करना, उस सिस्टम से का विद्रोह करना, उसके सूट नहीं करेगा तो विद्रोह होगा, तो इसको विद्रोह कहेंगे। और विद्रोह को भी आंदोलन कहा जाएगा। आंदोलन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आंदोलन जैसे भाई हम लोग बहुत सा आंदोलन की, असहयोग आंदोलन है तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है, तो आंदोलन इस तरह से भी। आंदोलन कोई कह सकते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में ये आंदोलन लाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। और कोई भी चेंज जो बहुत ही कम टाइम में और काफ़ी रैपिड और काफ़ी बड़ा चेंज हो जाता है, तो वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, नहीं क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति हो गया, ठीक है। अगर शिक्षा और तकनीकी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो हम बोलेंगे भाई टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और किसी विद्रोह से भी बहुत बड़ा चेंज हो गया तो उसको भी क्रांति बोल देते हैं, वो भी क्रांति हो गया, बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, खैर उसका
तो यहाँ पर हमने दो चीज़ बताया कि ट्राइब्स क्या, तो ट्राइब्स जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा डिस्टेंट होकर के जंगल, पहाड़, पर्वत इस सब क्षेत्र में रह रहा है अपने को, वो मेन स्ट्रीम के साथ रहना भी नहीं चाह रहा है, वो उसमें, तो वैसे को ट्राइब्स कहा जाता है। उसकी अपनी संस्कृति अपने तरीके से होता है, जो मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा, जो उस कालखंड में जो लोग कुछ अचीव कर गया है, कोई सोसाइटी कोई चीज़ उपलब्धि हो चुकी है, उसका अपना एक, तो उससे लेकिन वो अलग रह रहा है उसी कालखंड, तो ट्राइब्स हो गया। अब बिहार में चूँकि ट्राइब्स रहेंगे कहाँ भाई, तो ट्राइब्स का तो हमने बताया ही कि उसका मतलब कि उसका जो शेल्टर, उसका जो अपना रहने का जगह होगा, वो प्रकृति का जो पर्वत जंगल है, तो वो हमारा किधर क्षेत्र है, इंटीग्रेटेड बिहार में किधर, साउथ में, यानी जो आज झारखंड है ज़्यादातर उधर है, तो ट्राइब्स मुख्य रूप से वहाँ थे। अब ट्राइब्सों ने विद्रोह किया, कि विद्रोह यानी कोई व्यवस्था जो चल रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसका वो विरोध करते हैं, ठीक है। तो उनका जो विद्रोह हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, उसको मूवमेंट भी कहा जा सकता है, कि सच टाइप ऑफ, कि वो एक मूवमेंट हुआ। अब ऐसा मूवमेंट इंटीग्रेटेड बिहार के में, यानी झारखंड क्षेत्र में या बिहार में, जो ऐसे ट्राइब्स ने ऐसा भाई रिवोल्ट किया, तो उसका कारण क्या होगा, तो रिवोल्ट का कारण क्या होगा, तो उनको कोई दिक्कत हो रही होगी उस व्यवस्था में तब ना, तो दिक्कत कहाँ से आना शुरू हो गया भाई, तो जब भी कोई शासन हुआ और वो शासन उनके क्षेत्र में जा करके कुछ इंटरफेयर कर रहा हो, या तो नेचुरल रिसोर्स का दोहन कर रहा हो, संसाधन का दोहन कर रहा हो, या उनकी जो व्यवस्था है वो नेचर के साथ आराम से रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था में आप कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, जिससे उनका पारंपरिक जो जीवन है वो अव्यवस्थित हो रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उस विरोध को विद्रोह के रूप में रखा, तो उसी को हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट या ट्राइबल मूवमेंट कहेंगे। तो अब भारत में अब अपने इतिहास के हिसाब से देखिए, तो भाई मध्य काल में भी कहीं कहीं, मुगल उगल के काल में भी उस क्षेत्र में, यानी झारखंड वाले क्षेत्र में कहीं कहीं इंटरफेयर हुआ है, तो उस समय भी छोटा मोटा विद्रोह हुआ, ठीक है। लेकिन इस तरह की बातें ज़्यादातर ब्रिटिश काल में हुई, जब अंग्रेजों का शासन हुआ, तो भाई अंग्रेज तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा लेना चाहते थे। तो दो बात है, पिछले क्लास में हमने कभी कहा था कि भाई कंपनी सब आई थी यहाँ व्यापार करने, तो सामान तो बेच रहे थे और कुछ यहाँ से ले भी जा रहे थे, तो मुख्य रूप से सामान जो बेच रहे थे, लेकिन इसके बाद वो नेचुरल रिसोर्स का भी दोहन पे तो ध्यान दिए कि अरे यहाँ से कुछ मिल सकता है। जैसे हमने कहा था कि भाई जो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में या आइलैंड में जो वो जा करके अपना कॉलोनी बनाए थे, फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीका ही कहिए, तो वहाँ काहे के लिए गए थे, वहाँ मार्केट थोड़े था उनके सामान के खरीदने के लिए, वहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी थोड़ी थी, उनकी इकोनॉमी थोड़ी वैसा थे कि जा करके वो बेच लेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उनका फोकस क्या था कि वहाँ का नेचुरल रिसोर्स को लाना, वहाँ का मिनरल्स को अपने इंडस्ट्री के लिए ले जाना, ठीक है। और इसीलिए अब ये थोड़ा अलग बात हो रही है, इसीलिए आप देखोगे कि वहां पर अफ्रीका में वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था, भेदभाव ज्यादा था, नस्ल भेद वहां ज्यादा था। अरे अंग्रेजों की नजर हम भी तो ब्लैक थे, लेकिन हमारे यहाँ हमारा शोषण उन्होंने किया, ये इस पे हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार भी उन्होंने किया, लेकिन वैसा डिस्क्रिमिनेशन भारत में तो देखने को नहीं था, वैसा भेदभाव तो नहीं था जैसा कि वो उनके साथ करते थे। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए मार्केट थे, हम उनके सामान को खरीदने वाले थे, इसलिए हमारे साथ वैसा वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जो अफ्रीका में था। और आप देख लो, गांधी जी अगर उस भेदभाव का विरोध किए तो गांधी जी पहले इंडिया में तो रहे थे ना भाई, गांधी जी इंडिया से न गए थे अपना, फिर पढ़ाई करने गए, फिर आए, फिर साउथ अफ्रीका गए।
तो अगर ऐसा भेदभाव रहता तो गांधी जी का जो रिएक्शन था यही निकल जाता ना, लेकिन वहां गए तो गांधी जी अवाक रह गए। इतना भेदभाव, जैसे एक हम लोग सब लोग जानते हैं कि भाई उनको ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे, फिर भी उनको बैठने नहीं दे रहा था। तो यहां अगर ऐसा हुआ रहता तो गांधी जी तो यहीं पर विरोध कर देते। ठीक है, गांधी जी उस समय तक नेता तो नहीं थे, गांधी जी लीडर तो नहीं थे, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को देखकर, उस भेदभाव को देख करके गांधी जी के अंदर जो नेतृत्व था, गांधी जी के अंदर जो उस तरह का मैंने विरोध का स्वर था, वो वहां पर मुखर हो गया, वो निकल गया। और फिर गांधी जी ने कहा कि ये तो मानव के साथ अन्याय है। और गांधी जी, क्योंकि अगर ऐसा गांधी जी देखते तो गांधी जी यहीं पर रिएक्ट कर गए होते। गांधी जी को खुद भी नहीं मालूम था कि हम लीडर हैं, वो तो एज ए प्रोफेशनल गए थे ना, लॉ प्रैक्टिशनर गए थे। लेकिन वहां का जो वो एक मतलब बहुत ही ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा, तो वो रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट कर गए तो वो रिएक्शन गांधी जी को लीडर बना दिया, वो अलग बात है। तो साहब उसी तरह से ये ट्राइबल रीजन में जो झारखंड वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, तो भाई प्राचीन काल में देखो, ज़्यादा हमारा कोई भी शासक उसक नॉर्थ ईस्ट का जो आपका बात है या उस तरफ में बहुत ज़्यादा वो लोग उस तरफ से नेचुरल रिसोर्स का दोहन करने के लिए या इस उद्देश्य से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि उधर से कुछ नहीं लिया होगा, एकदम लिया होगा, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन में मतलब कोई तूफान ला दे, काफ़ी वहाँ पर बदलाव हो जाए, काफ़ी तेज़ी से रैपिड मतलब एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि वो नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगे, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, मेडिवल में थोड़ा बहुत हुआ, मेडिवल में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि भाई उधर से जा रहे हैं तो बंगाल उंगाल क्षेत्र में जाने के लिए भी उस रास्ते से यूज किया, और उस दौरान भी कुछ, तो ये सब थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स पावर में आए तो वो तो देखे कि अरे ये तो एकदम बहुत बड़ा मतलब खजाना है नेचुरल रिसोर्स का, तो यहाँ का तो होना चाहिए, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्स हो या फिर मिनरल्स हो, तो उनका तो ध्यान उधर चला गया। लेकिन कब? जब खुद वो पावर में आए तब ना। और वो खुद पावर में कब आए? एक तरह से शासकीय शक्ति, पॉलिटिकल पावर यानी शासन करने वाला पावर ऑफिशियली वो कब बने? जब हम उनको बना दिए, हम बना दिए नहीं, हमारा बादशाह बना दिया। और 1765 का जो इलाहाबाद संधि हम लोग पढ़े हैं, 1765 के इलाहाबाद संधि में तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उनको क्या बोला? दीवानी अधिकार दे दिया। नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र का, यानी आप यहां से टैक्स वसूल सकते हो। अब ये जब अधिकार दे दिया तो वो फरमान लेकर के अपना पहुंच गए और बोले कि भाई बिहाफ ऑफ द मुगल बादशाह हम यहाँ पर टैक्स ले सकते हैं। और उस फरमान के बाद वो अपने को ये हो गया कि भाई हम ऑथराइज्ड हो गए, और ऑन पेपर तो ऑथराइज्ड हो गए। और उसके बाद इस तरह का वो मतलब कि हस्तक्षेप झारखंड वाले क्षेत्र में भी, जो हमारा दक्षिणी बिहार था, वो उस क्षेत्र में भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब उनका जो है हस्तक्षेप वो तेजी से दोहन, वो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है बैलेंस वे में कुछ करते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो चाहे कि अब तो बहुत, अब यहाँ के चीज़ को पहचान गए कि भाई यहाँ कुछ है, तो वो उस तरह का इंटरफेरेंस करने का कोशिश शुरू कर दी। कोशिश क्या, उन्होंने शुरू कर दिया। और इस क्रम में जो लोग वहाँ पर नेचर के साथ जो जिसको ट्राइब्स हम बोल रहे हैं कि भाई वो नेचर के साथ रहते थे, उनके पास बहुत रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी शासक उशक थे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि शासक उशक नहीं थे, लेकिन वो जो शासक थे ना, उनके साथ इनका एक म्यूचुअल चलता था। शासक भी उस तरह का नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा उससे उसकी व्यवस्था को गड़बड़ा रहा है, उससे उनको बहुत परेशानी हो रही है, नहीं। तो और वो भी शासक उशक जो हुए वो मध्यकाल में, जो बाहरी इधर से मैदानी क्षेत्र के भी वहां पर बने शासक कुछ जगह पर, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं था उनके लाइफ को। अब ये जो कंपनी का जो
कारोबार शुरू हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इधर काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर अपना काम करना शुरू किया। आप समझ रहे हो बात को, कि वो एक्सप्लॉइट वहाँ से ज़्यादा उसको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करे, टैक्स लगाए, ठीक है, टैक्स से आए, ज़रूरत पड़े तो ये, तो उस तरह की बात के लिए वो एकदम एक्टिव हो गया कंपनी। और जब कंपनी एक्टिव हो गई तो जहाँ जहाँ पर उन लोगों को लगा वो शांति प्रिय आदमी होंगे ना भाई, नेचर के साथ रह रहे हैं, उनका कोई, तो जब उनके जीवन में एक तरह से आप भूचाल ला दे रहे हो, कहीं उनका पेड़ काट रहे हो, कहीं जंगल ये कर रहे हो, फिर उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं का कोई नेचुरल रिसोर्स लेने पर फिर बोल रहे हो यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। तो इस तरह की जब बात होती है तो भाई जो सदियों से वहाँ स्वच्छंद थे, उन पे कोई ये बात नहीं थी, अब उस तरह का लगा तो वो रिएक्ट किए, और सच रिएक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं भाई, वो रिवोल्ट हुआ। जब वो रिएक्शन मास में हुआ तो रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट को कहीं ना कहीं कोई लीडर मिला, ठीक है, और जब लीडर मिला तो वो कुछ चला। अब उसके खिलाफ अंग्रेजों की कार्रवाई हुई, और उसमें ट्राइब्स जो थे उनको परेशानी तो हुई ही, उनका वो बहुत सेक्रीफाइस भी किया, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब ये विद्रोह का जो है उस क्षेत्र में जो हमारा विद्रोह है, अब एक विद्रोह तो है नहीं भाई, ठीक है। अब इस तरह के विद्रोह में ही, जैसे मान लो कि जाते जाते हम जाएंगे बिरसा मुंडा पर जाएंगे, तो वो विद्रोह, ठीक है, अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, वो उनकी अपनी बात थी, वो उनका अपने डिस्टर्बेंस के कारण, वो उनमें जो उनके जीवन में जो तूफान आया था उसके कारण किए थे। अब वो जो उनके खिलाफ, जो उनके लाइफ में उस तरह का विक्षोभ ला रहा है, उसके खिलाफ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ, जो यहाँ का जमींदार जो शोषणकारी हुआ उसके खिलाफ भी, जो कुछ तथाकथित जो शासक इंडियन जो हुआ, जो पारंपरिक रूप से था, जो जिसको अंग्रेजों ने भी रखा, तो फिर उसके खिलाफ भी उन्होंने कहा। यहीं तक नहीं, जो महाजन या जो फिर या फिर कोई बिजनेसमैन उस तरह का, जो इधर के क्षेत्र वाले जा करके अंग्रेजों के सिस्टम से मिल करके वहाँ पर ट्राइब्स को डिस्टर्ब किए, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने किया, ठीक है। वो दे वेर इनोसेंट, और उनको ये नहीं मालूम था कि नेशनलिज्म क्या होता है, भारत का क्षेत्र क्या है, और ये नहीं भाई, जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है उसके खिलाफ हमको खड़ा होना है, और उसके खिलाफ हमको रिवोल्ट करना है। और बाद के दौर में वो जो रिवोल्ट हुआ, लेकिन आखिर वो उस समय सिस्टम का मेन बिंदु क्या था, अंग्रेज, तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, और वो कहीं ना कहीं बाद में हमारे नेशनल मूवमेंट, नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए वो सपोर्टिव एलिमेंट हुआ। तो वो कुछ उस मूवमेंट को हम फ्रीडम मूवमेंट के रूप में भी देखते हैं, जैसे भगवान बिरसा के मामला को, तो उसको हम जोड़ेंगे, और बाद तक में उनमें भी बहुत, तो उसी तरह की बातों को हम लोग को देखना है। अब इस विद्रोह में, यानी ट्राइबल मूवमेंट में या ट्राइबल रिवोल्ट्स में जो नाम है, तो कुछ क्रम से देखेंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन बोलिएगी तो बहुत भाषण आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन आप क्या की, तो क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, कौन सा ट्राइब्स का ट्राइबल मूवमेंट जो है कहाँ का था, कब का था, अगर कोई उसका आइडेंटिफाइड लीडर है तो नेम ऑफ द लीडर, यही क्वेश्चन होता है। पहले कोई ट्राइबल मूवमेंट का नाम ले रहे हैं तो हमको फोकस किस पे करना है, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगा जो यहाँ पर है, तो उसमें कुछ और बातें भी समझने के क्रम में लिखा गया है, लेकिन फिर भी वो समराइज्ड ही है, ठीक है, फालतू नहीं लिखा गया है। लेकिन आपको उसमें फोकस क्या करना है, कब का, ठीक है, कोई क्षेत्र का नाम है तो कहाँ का, ठीक है। देन अगर कोई स्पेसिफाइड लीडर है, आइडेंटिफाइड लीडर है, यानी जिसका नाम स्पष्ट है, तो वो नाम, ये चीज हमको याद करना है, कब का, कहाँ का, और नेम ऑफ द लीडर। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। और मतलब क्वेश्चन के लिए अगर कहीं लिखने को आ जाए तो ये सारी जानकारी, मान लो मेंस में, अरे तैयारी कर रहे हैं फाइनली स्टार लगाने के लिए ना जी, या फाइनली पद लेने के लिए ना, ठीक है। तो
ये पढ़े रहोगे और उस तरह की जो बातें होंगी ना, तो आपका राइटिंग एबिलिटी भी वो जो नॉलेज होगा उसको इम्प्रूव कर देगा, उसमें लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी पीटी के ख्याल से तो ऐसे ट्राइबल मूवमेंट का, अब ट्राइबल मूवमेंट का जो नाम है, किसी ट्राइबल मूवमेंट का नाम स्थान के नाम पर है कि यहाँ का है ढाल विद्रोह, तो ढालभूम जगह था सिंहभूम में, तो भाई उसके नाम पर। तो कोई ट्राइबल मूवमेंट का नाम क्षेत्र के नाम पर, किसी ट्राइबल मूवमेंट का नाम ट्राइब्स के नाम पर, किसी ट्राइबल मूवमेंट का नाम लीडर के नाम पर भी। तो इससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो इसका जो नाम रखा गया है उसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि भाई नाम उसी पर रखाएगा कि जिधर क्षेत्र का है वही, ठीक है, या नाम इसी पर रखाएगा कि वो किसके द्वारा लीड किया गया, ऐसा भी नहीं है। तो किसी का नाम क्या हुआ क्षेत्र के नाम पर, किसी का नाम क्या हुआ उस ट्राइब्स के नाम पर, किसी विशेष ट्राइब्स के नाम पर, किसी का नाम क्या हुआ लीडर के नाम पर भी। ठीक है, अब उस तरह के ट्राइबल मूवमेंट का नाम हम लोग देखेंगे, उस और जो 3 बात बताए कहाँ कब और किसके नेतृत्व में, और थोड़ी भी प्रकृति, तो वो सब बात करेंगे हम लोग। थोड़ा आप लोग का देख लें कमेंट किसी का कुछ। चलिए थैंक यू। तो अब देखो, ये बात तो हुई उसका मतलब बेसिक अवधारणा, बाकी देखते हो पढ़ाना आसान है, ठीक है, पढ़ना, याद रखना और सही आंसर लगा के आना ये टफ है। तो ज़्यादा टफ काम आपके जिम्मे है। हमको तो भाई ट्राइबल मूवमेंट पे कुछ बोल देना है, ट्राइबल मूवमेंट का मटेरियल बना देना है, बना करके आपको भेज देना है। मेहनत तो है, लेकिन वो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है जो प्रेशर आपके ऊपर है। हम इस बात को एकदम स्वीकार करते हैं। नहीं, अब भाई कोई पढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो पॉलिटी पढ़ा रहा है, तो उनका दिमाग वहीं पर है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पॉलिटी का, दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक का, तीसरा क्वेश्चन साइंस का, चौथा क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का, मैथ का, कुछ भी हो सकता है। तो आपका तो भाई आपको बड़ी फास्ट होना होगा और आपके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप अपने, क्योंकि पिछले क्लास में भी आप लोगों ने सर कुछ कुछ बोलते रहिएगा, तो देखो बोलते रहने में वो बहुत, हमको तो कुछ आता नहीं है वैसा, ठीक है। लेकिन जो सत्य बात है वो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको एकदम आपको बहुत मतलब बैलेंस रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहीं भी वो मतलब कि उसको क्या कहते हैं, डेविएशन, एग्जाम्पल डेविएशन एकदम नहीं, ठीक है। और एक चीज़, बहुत सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एक चीज़ देखते हैं क्या, क्योंकि मैच्योरिटी तो रह ही जाती है इसके एग्ज़ाम के आते आते में, तो उसमें बहुत लोगों को देखते हैं कि अच्छा ये नहीं होगा ना, कर रहे हैं एगो ऑप्शन, एगो लोग कहता है ऑप्शन एगो रखो, ये नहीं होगा तो वो करेंगे, ये नहीं होगा तो बिजनेस करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। हम कहते हैं, मेरा जो मानना है कि साहब नहीं, जब तक इस पे लगे हो तुम्हारे लिए यही एक है, बस इसी को देखो, कुछ मत सोचो, और नहीं होगा ये तो सोचो ही मत, ठीक है। नहीं होगा ये सोचो ही मत, हाँ सतर्क रहो, सजग रहो, जितना हो सके उतना करो, लेकिन नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो करेंगे, ये चीज तो आने मत देना। जब तक एग्जाम में लगे हो, दुनिया कुछ है ही नहीं, यही एक है ही, यही करना है, बस यही, बस इसके अलावा, यानी इसको ऐसे बोल दें कि संकल्प बिना विकल्प के, संकल्प बिना विकल्प के। कौन सा संकल्प? तो भाई सिविल सर्विसेज करने का संकल्प बिना विकल्प के। और अब कोई विकल्प नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं, यही है, ये है।
पहले अपना इस हिसाब से लगाओ ना, और नहीं तो सर टू मच, बहुत ज़्यादा सर ऐसे, ये सब नहीं। आपको आपकी ज़रूरत का चीज़ ही दिया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और, आप जो कहोगे ये मतलब आप जो कहोगे वही कराया जाए, ऐसा नहीं। क्यों? रोगी के हिसाब से अगर डॉक्टर उसके प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे कि ई खाइएगा, ये खाइएगा, जो आप कहिए वो हाँ ठीक है, आइसक्रीम हाँ खा सकते हैं, ये हाँ खा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो हमको फी दे रहा है, नहीं तो उसको अच्छा हम डॉक्टर नहीं लगेंगे, तो रोगी की चिकित्सा नहीं होगी, ठीक है ना। सर ये दवा चेंज कर दीजिए सर, बड़ा कड़ा लगता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत पावरफुल, बहुत मतलब कि ओहदे का रोगी है, बहुत ये है। अब वो डॉक्टर सोच रहा है ना, कह रहा है तो अच्छा लीजिए ना, ये मीठा लगेगा, ये ऐसा लगेगा। ऐसा होता है क्या? ठीक है। तो भाई कड़वी गोली भी निगलनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको लग रहा है कि इतना, अरे इतना उतना जो है अभी कर लोगे, और जब वहां क्वेश्चन बना लोगे तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो भाई इसलिए हमने कहा, हम ये भी कह सकते, चलिए ट्राइबल मूवमेंट में क्या है, वो लिस्ट दे देंगे जी कब कब हुआ, उसको देख लेंगे। तो मुझे लगता है नहीं, इसको पढ़ लेना चाहिए, पढ़ना आपको है। हाँ, अब आप देखोगे कि साहब ट्राइबल मूवमेंट के बारे में कुछ हमने बताया कि क्या उसका जैसे ट्राइबल मूवमेंट में हमने बताया कि भाई 13-14 को या 12-14 को, 12 तक तो होगा ही। तो जैसे आप बोलो कि भाई ढाल विद्रोह, वो ढाल विद्रोह, और हम ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो जो आप लगभग अगर क्रम से कहोगे मैंने कब हुआ उसके हिसाब से, तो पहला नाम रखो ढाल विद्रोह, ठीक है। और ढाल विद्रोह का काल जो है, ढाल विद्रोह कब हुआ, तो 1767 से 1767 से लगभग 77 तक, यानी 10 वर्ष का ये विद्रोह रहा, 10 वर्ष तक ये विद्रोह रहा। अब थोड़ी बहुत बातें कुछ देख लें हम लोग, बाकी चीज़ तो लिखा हुआ, जो बोलेंगे वो लिखा हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही लिखा हुआ है, उतना थोड़ी हम बोलेंगे। तो पहला एक विद्रोह का नाम दिए ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह, ठीक है। तो पहले हम बताएं कि भाई कब का, 1777 तक, ठीक है। ये 1767 से 77 तक। और इस विद्रोह, ये विद्रोह आखिर हुआ कहाँ, इसका क्षेत्र कहाँ था? जैसे अब मान लो नाम पढ़ते हो तो ढाल विद्रोह हो गया, रामगढ़ विद्रोह हो गया, पहाड़िया विद्रोह हो गया, ये क्रम हम बता रहे हैं। ढाल विद्रोह, रामगढ़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह। अब तिलका मांझी विद्रोह का बात करेंगे। तिलका मांझी जो विद्रोह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आपको मतलब बिहार के एग्जाम के लिए, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और आप जानते हो तिलका मांझी के नाम पर ही भागलपुर में यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है। कैसे छोड़ोगे? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही देगा का बार बार? हो सकता है कि हम पढ़ा दें, कल नहीं एक भी क्वेश्चन आया इससे, अब बोल सकते हो कि साहब फालतू है कि ना पढ़ाए, कहाँ आता है, लेकिन हमको मालूम है। लेकिन ये चूंकि आपके इस एग्ज़ाम के जो दायरा है उसमें ये आता है, फिट होता है, काफ़ी अच्छे से फिट होता है। अब जिस दिन पूछ दे, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और मेंस में तो जनजातीय विद्रोह पर लिखने के लिए आता ही है। तो ढाल विद्रोह 1767 से 1777। और आदिवासी विद्रोहों में, झारखंड में जो आदिवासी विद्रोह हुआ उसमें अगर कहिएगा तो ये पहला विद्रोह,
ठीक है। तो ये कब 1767 से 77, और आपको जो भी बताया कि 1765 का जो हमारे बॉस ने जो संधि कर लिया, यानी शाह आलम द्वितीय ने जो संधि पर साइन किया और जो अंग्रेजों को दे दिया इधर का दीवानी, अब वो अधिकार प्राप्त करके वो बैठता थोड़ी है, बोला चलो तब। और ये 65, यहाँ कितना है 67, तुरंत कुछ ना कुछ इंटरफेयर किया सर। अब किस क्षेत्र में, ये ढाल विद्रोह किस क्षेत्र में था, तो सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम जो एरिया है झारखंड का, जमशेदपुर तो नाम सुने ना भाई, वो भी आता है। अब तो सिंहभूम को पूर्वी पश्चिमी में बांटा गया, तो उतना एग्जैक्ट चूंकि बीपीएससी का है, वो झारखंड पीसीएस का रहता तो वो ज़्यादा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिंहभूम क्षेत्र में, और सिंहभूम में ही ढालभूम भी एक जगह था, एक क्षेत्र को ढालभूम, ठीक है। और वहाँ का जो राजा था जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ, ठीक है। और इनको अंग्रेजों ने पद से हटा दिया, अपदस्थ कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब ये साहब को डिसमिस कर दिया तो ये फिर अंग्रेजों के विरुद्ध तो हो ही गया, और इनके नेतृत्व में ही ये ढाल विद्रोह शुरू हुआ। फिर अंग्रेजों ने बाद में इनको फिर से राजा बना दिया, जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बना दिया, 77 के आते आते राजा बना दिया, तो ये ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि लीडर फिर लीड नहीं कर रहा है। तो क्षेत्र आपका सिंहभूम हो गया। टाइम आपका 67 से 77 तक चला, ठीक है। और फिर ये, हाँ, लीडर के रूप में अगर नाम पूछा जाए तो जगन्नाथ ढाल, सिर्फ जगन्नाथ भी याद रखिए। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ढाल विद्रोह, रामगढ़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह में जगन्नाथ जो थे किस विद्रोह के लीडर थे, ऐसा भी तो पूछ सकता है, ठीक है। जगन्नाथ ने, कोई जरूरी नहीं है कि ढाल लगाए, जगन्नाथ नाम का नेता ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था या किस विद्रोह को शुरू किया था, तो ये ढाल विद्रोह। चलिए, उसी तरह से हमारा विद्रोह है रामगढ़ विद्रोह, ठीक है। क्यों इसको हम तुरंत क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 72 में शुरू हुआ था, ये 72 में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये दो खंड में, एक बार 72 में ये शुरू हुआ 1772 में, और फिर एक बार हुआ 1782 में। ये कौन सा? रामगढ़ विद्रोह। तो रामगढ़ कहाँ आप जान रहे हैं? रामगढ़, तो रामगढ़ एक जिला है झारखंड का, ठीक है। और वह हजारीबाग रांची के पास रामगढ़। तो रामगढ़ विद्रोह, तो यह हमने क्या बताया था, कुछ विद्रोह का नाम स्थान के नाम पर, कुछ विद्रोह का नाम नेता के नाम पर, कुछ विद्रोह का नाम जनजाति समुदाय के नाम पर। तो रामगढ़ विद्रोह, चूंकि अब ढाल विद्रोह के बाद हम रामगढ़ क्यों कर रहे हैं, जहां तक संभव है वो मैंने उसके शुरू होने के सीक्वेंस के आधार पर हम कर रहे हैं। तो रामगढ़ विद्रोह, और ये 1772 में भी और 1782 में भी। यहाँ की बात क्या है कि 1772 में रामगढ़ का भी एक वहाँ का शासक था, और उनका नाम था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह, हमने आपको एक चीज बताया कि साहब ये सब क्षेत्र में, ये रामगढ़ के, ये आप इस पर नोट उट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, जो बस आपको थोड़ा सा उससे अवगत करा रहे हो। तो ये रामगढ़ में मुकुंद सिंह, हाँ हम क्या बताए थे कि भाई ठीक है, अंग्रेजों ने तो इस क्षेत्र को तबाह करना शुरू किया, तो विद्रोह होना शुरू हुआ। यानी मध्यकाल में पहले भी शासक उशक हो गए थे, ठीक है, और कुछ शासक जो थे वो ट्राइब्स नहीं थे, लेकिन वहाँ के शासक थे। लेकिन मध्यकाल में बैठे वैसे शासकों से बहुत कम जगह ही ट्राइब्स सबको कोई दिक्कत आया, क्योंकि वो शासक जो थे मध्यकाल से जो वहाँ शासक बने, बहुत पहले अगर ट्राइब्स का बात जानिएगा तो उनके पास कोई बस उनका अपना सोसाइटी का सरदार होता था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी अगर मध्यकाल में कुछ शासक बने भी,
तो वो जो शासक हुए वो उस तरह से उनके नेचुरल रिसोर्स को, उनके मतलब कि सराउंडिंग्स को वो वैसा कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। तो वो ट्राइब्स वेयर इन कंफर्ट जोन, वो उनको कोई दिक्कत नहीं था रिएक्ट करने का, तो ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जब अंग्रेज आया तो कहीं शासक बात नहीं मान रहा है तो उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हमारे बॉस ने नहीं, मुगल बादशाह ने उनको फरमान दे दिया था, उनको ये मतलब कि क्या बोलते हैं, उनको अधिकृत कर दिया था कंपनी को। ठीक है, तो मुगल बादशाह भी इस तरह इस काम के लिए थोड़े अधिकृत किए थे कि आप जा करके वहां पर तबाही मचाइए, लेकिन उसका फायदा वो उठा रहा है। और मुगल बादशाह आप कुछ भी इंटरफेयर करने की स्थिति में नहीं है। जो बात तो लगभग 1707 के बाद से शुरू हो गई ना, उनके प्रांत में भी कुछ हो रहा है, उनके सूबा में कुछ हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे एक सिंबल से। और अंग्रेज सब इस तरह के सिंबॉलिक राजा का फायदा उठाया। ऑन पेपर वो बोला कि मुगल बादशाह जो है वो हमको ऑथराइज किया है और बिहाफ ऑफ द मुगल बादशाह हम कर रहे हैं, हम तो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शुरू में तो यही ना बोला, क्योंकि उनको हम पेंशन देते हैं और वो हमको एज अ एजेंट, ठीक है, हम काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यहां पर जब स्थानीय शासक मुकुंद सिंह थे और मुकुंद सिंह को उन लोगों ने अपदस्थ कर दिया, डिसमिस कर दिया, तो फिर वो एक विद्रोह खड़ा किए, उसका विरोध किए और ट्राइब सबके मदद से। और फिर इनको यहाँ पर रामगढ़ में मुकुंद सिंह को हटा करके फिर तेज सिंह को बना दिया, तेज सिंह को। और देखिए आप लोग फिर ये मत कहिएगा कि बहुत ज़्यादा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप सब जगह सब चीज़ यादें रखिएगा, एक बार पढ़ तो लीजिएगा। हाँ, वहाँ पर ये मार्क कर लीजिएगा कब का है और किस क्षेत्र का है, इतना तो याद कर सकते हैं ना। ठीक है, जो आपको PDF मिलेगा उसमें मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, लीडर का कुछ नाम अगर पूछे तो वो भी हो जाएगा। तो मुकुंद सिंह को उन्होंने डिसमिस कर दिया और तेज सिंह को वहाँ पर राजा बना दिया। ठीक है, अब ये नहीं कि कहीं दूसरे जगह से ला के नहीं, वहीं का कुछ होगा। अब कौन था, क्या था, उसका फैमिली रिलेशन हमको जानने की जरूरत नहीं है। मुकुंद सिंह हैड डिसमिस्ड और तेज सिंह क्राउंड। तो भाई वो सिंहासन पर बैठा दिया तेज सिंह। और तेज सिंह जब शासक बना तो फिर कुछ दिन के बाद तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है। और तेज सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर पारसनाथ सिंह बैठते हैं। यहाँ पर एक नाम है पारसनाथ सिंह, हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको रटना है, पारसनाथ सिंह, पारसनाथ सिंह बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बेचारे 1782 में 1772 में इन्होंने विद्रोह चलाया। ठीक है, और बहुत कुछ प्रभावकारी, बहुत निर्णयकारी इनका कोई कुछ मतलब निर्णय कुछ ये कर नहीं पाए। ठीक है, अंग्रेजों को इन्होंने हटा नहीं पाया, ठीक है, उस क्षेत्र से, लेकिन इन्होंने विद्रोह किया। अब बन गए कौन, तेज सिंह। तेज सिंह मर जाते हैं, नेचुरल डेथ हो जाता है इनका। अब हो जाते हैं पारसनाथ सिंह। अब पारसनाथ सिंह बने अंग्रेजों के द्वारा ही। तो ये जब पारसनाथ सिंह बनते हैं तो कुछ दिन तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा इनको तंग करने लगा सब, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हम ये करेंगे, यहाँ पर हम माइंस लगाएंगे, यहाँ पर हम ये फॉरेस्ट काटेंगे, और ज़रूरत पड़े तो बोलता था पैसा कुछ दो, उस सबको तो आदत हो गया था। नहीं, बंगाल के नवाब से जब भी ज़रूरत होता था दे दो पैसा। तो हमने क्या बताया था कि भाई अगर आप जाओ तो सिराजुद्दौला की एक गलती ने उन लोगों को स्थापित कर दिया। 1756 में सिराजुद्दौला उन लोगों को धो दिया था। 146 गो अंग्रेज को बंद उसका सैनिक कर दिया था, जिसमें 123 गो मर गया था। उसी समय अगर उन लोगों को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर देता तो हो सकता था कुछ और होता। ठीक है, या फिर नहीं किया तो उसको भी कहीं डर होगा। चलो वहां तक। ये जो 1765 का जो संधि हो गया, खैर उनकी भी मजबूरी थी, करते क्या। तो 1765 में जो इन्होंने संधि कर लिया, अब यहीं से तो अंग्रेज को क्या क्या उसका फायदा वो लोग लेना शुरू किया। और अंग्रेजों का टक्कर का कौन था, फ्रांसीसी सब।
उनको ऐसा कुछ सहूलियत नहीं मिला। ठीक है, फिर अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो फिर आप देखोगे कि भाई इसी दौर में जैसे ही आपको प्लासी के पहले ही दक्षिण भारत में भी फ्रांसीसी सब समझा कि चलो इधर तो बहुत हमारा हाथ नहीं लगने वाला है, तो वो सब सोचा कि दक्षिण भारत में चलते हैं। कर्नाटक क्षेत्र, जो कर्नाटक वार आप पढ़ते हो, नहीं कर्नाटक युद्ध पढ़ते हो, तो वहाँ पर देखा कि भाई अंग्रेज सबको क्या फ़ायदा मिला है, इसका मनपसंद इसका यहाँ पर नवाब बना दे रहा है, तो इस सब से इसको फ़ायदा, तो ऐसा ही कुछ हम लोग को भी मिल जाए कहीं, नॉर्थ में नहीं साउथ में देखते हैं। तो कर्नाटक के गद्दी पर और हैदराबाद की गद्दी पर, हैदराबाद का निजाम जिसको मुगल बादशाह ने दक्षिण का सूबेदार बनाया था पूरे दक्षिण भारत का, लेकिन उसी से एक कर्नाटक गद्दी था, उसमें दक्षिण भारत में अगर कहो तो पावर में कहो तो एक हैदराबाद, एक कर्नाटक, एक मराठा संघ मराठा और एक मैसूर, यही ना लोग थे। तो कर्नाटक और हैदराबाद की गद्दी पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ये सोचा कि हम अपने मन लायक यहाँ भी हम शासक बना दें, कौन सोचा? फ्रांसीसी, तो हमें फ़ायदा होगा। तो फिर अंग्रेज सब भी वहाँ पहुँच गया और अंग्रेज फ्रांसीसी में युद्ध, तो वो इंग्लिश फ्रेंच युद्ध है लेकिन उसका नाम कर्नाटक युद्ध। लेकिन वो टकराया कौन था? अंग्रेज फ्रांसीसी ना। लेकिन अंग्रेज वहाँ पर भारी क्यों पड़े? सबसे बड़ा चीज़ जो हमको दिखता है, अंग्रेजों को पैसे की कमी नहीं हो रही थी। बंगाल का नवाब का उधर कान उठ रहा है, इधर छोटा छोटा ये सब है, इस सब से भी बोल रहा पैसा ला, जिसको बचना है पैसा देता था। तो उसको युद्ध लड़ने में पैसे की कमी नहीं हो रही थी। व्यापार भी मुनाफा में चल रहा है और जब मन करे तब मांग भी रहा है। नहीं, मिर्ज़ा जाफर से बोलता है लाओ, मिर्ज़ा जाफर देते जाता है। फिर मिर्ज़ा जाफर थोड़ा सा चाहता है कि डचों के से मिले और फिर इन लोगों को कुछ कंट्रोल करें, तो जो ऐसा हो नहीं पाया। बाद में तो डचे सबको ही सब हरा दिया। और मिर्ज़ा जाफर जब पैसा देते थे, थक गया, बोला साहब अब नहीं है, खजाना खाली है। तो मीर कासिम बोला, जो उसका दामाद था, कि हमको बैठाओ ना, हम पैसा देंगे, हमको मालूम है बहुत है अभी नहीं। तो वो जब बैठता है, लेकिन वो काबिल था, वो बोला पहले बैठ तो जाने दो। और बैठा तो फ्रांसीसियों के साथ उनका सहयोग लेना, अपने मतलब कि युद्ध सामग्री हो या अपना मॉडर्न टेक्निक जो हो अपने डिफेंस के लिए, वो सब लेना शुरू किया। लेकिन फिर ये सजग हो गए, तो वो कहानी हुआ। तो हम यहाँ पर बस इसलिए बोल रहे हैं, जैसे अभी इससे पैसा, तो ये तेज सिंह बना, तेज सिंह के बाद पारसनाथ सिंह बना। लेकिन पारसनाथ सिंह जब पैसा देते थे थक गया, तो या फिर इनसे बहुत थक गया इनकी एक्टिविटी से, तो पारसनाथ भी 1782 में विद्रोह शुरू किया। और इन दोनों विद्रोहों को, इन दोनों काल के विद्रोह को हम किस में कहेंगे? रामगढ़ विद्रोह में ना कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है, इसलिए भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आप उधर से क्रोनोलॉजी है वो ले लेते हो, कब कब किस साल कौन हुआ है क्या है, और कुछ उसका न सिर न पैर कुछ मालूम नहीं है, तो वो याद करते हो, कंफ्यूज करते हो। तो किसी किताब में वो जो तुम्हारा टेबल बना के दिया रहेगा, कहीं 1772 लिख देगा, कहीं 1782 लिख देगा। तो ये दोनों साल हुआ, और 1772 से 82 तक वो कंटिन्यू नहीं है। और इसका काल बोला जाएगा 1772 दिन 1782। ठीक है, तो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि उसका काल कब, तो कब वाला मामला भी बहुत, आप कहीं सोचोगे कि बस कब वाला पूछे, और वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ी सी जरूरत है यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मिल जाए। अब बोलोगे एक क्वेश्चन के लिए इतना करें, तो एक क्वेश्चन अगर छोड़ते जाओगे तो 150 गिनती बहुत लंबी गिनती नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो जो भी क्वेश्चन में बने वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अगर कहीं पढ़ रहे हैं, 1-2 दिन भी पढ़े, अगर ये वो 2 क्वेश्चन भी बन जाए तो ये कम नहीं है, बहुत है। कभी कभी होगा कि किसी क्लास का 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, किसी क्लास से हो सकता है को नहीं ये क्वेश्चन रहे। अब फिर तो इस तरह से अब देखोगे,
फिर हम लोग पहाड़िया विद्रोह एक नाम है, एक विद्रोह का नाम क्या है, पहाड़िया विद्रोह। और ये जो था पहाड़िया विद्रोह, अगर कहो तो ये रुक रुक के चला है। 1766 में भी चला है, 1772 में भी चला है, 1778 में भी चला है, और 1779 में भी, मतलब 79 में भी चला है। और ये जो था, ये पहले से भी ये लोग थोड़ा बाहरी शक्ति का विरोध करते थे। और ये मुख्य रूप से आपका जो है वो संथाल क्षेत्र में है, संथाल क्षेत्र। और जैसे ही संथाल बोला जाएगा, संथाल ट्राइब भी, संथाल क्षेत्र भी, तो संथाल जैसे ही बोला जाएगा, और ऐसा नहीं संथाल क्षेत्र में खाली संथाले ट्राइब्स है, ऐसा भी नहीं है। तो आप चले जाओ उधर देवघर से उधर दुमका वाला, और फिर आपका अपना अप्रोच हो जाएगा ये बांका वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये संथाल क्षेत्र में था, पहाड़िया। और इनका ये चला, हम बता रहे 1766 में भी ये विद्रोह रहा है, पहाड़िया आदिवासी लोग हैं। और 1772 में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन फिर भी। और फिर आपका 1778 में भी, 78 में भी, और फिर इन्होंने 79 में भी इनका रुक रुक के ये भी चला है। और ये बाद में भी ये पहाड़िया लोग जो थे, उन लोगों ने, संथाल क्षेत्र के जो पहाड़िया लोगों ने था, बाद में भी किसी को मदद किया है, बाद के ट्राइबल मूवमेंट को भी। और एक जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल क्षेत्र की ही एक रानी थी, सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी, जो महेशपुर, एक वहाँ पर जगह था, महेशपुर राज्य था, संथाल क्षेत्र में ही, पूरा संथाल पे नहीं, संथाल क्षेत्र, महेशपुर। तो महेशपुर की रानी थी सर्वेश्वरी। और उन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया, मैंने लीड किया विद्रोह का, और वो हुआ था 1781-82 में, जस्ट इसके कुछ ही दिन के बाद, 1781-82 में सर्वेश्वरी के द्वारा, 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी के द्वारा विद्रोह किया गया था। और ये पहाड़िया लोग उनको फिर उनके विद्रोह में भी सपोर्ट किया था। इवन बाद में जब आप देखोगे सिद्धू कानू का जो संथाल विद्रोह, फिर एक विद्रोह का नाम, ये भी संथाल क्षेत्र का है, सर्वेश्वरी भी संथाल क्षेत्र का, ठीक है, महेशपुर जो था राज्य, ठीक है। और सिद्धू कानू का भी संथाल क्षेत्र में ही हुआ है, और ये पहाड़िया भी संथाल क्षेत्र के। और जब सिद्धू कानू, उस विद्रोह को लोग सिद्धू कानू विद्रोह के नाम से भी बोलते हैं, वो संथाल विद्रोह, चूंकि वो 4 भाई थे, तो सिद्धू और कानू, और सिद्धू कानू के नाम पर आज भी यूनिवर्सिटी बना हुआ है, जो दुमका में यूनिवर्सिटी है वो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। शायद पहले वो भागलपुर के अंदर ही वो यूनिवर्सिटी था, भागलपुर यूनिवर्सिटी। भागलपुर यूनिवर्सिटी 2 वो बाइफरकेट हो गया, इधर तिलका मांझी और फिर उधर सिद्धू कानू के नाम पर, ठीक है। तो ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये भी हो सकता है। तिलका मांझी कौन थे, ये भी हमारा हो सकता है। खैर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कहाँ है ये तो कम संभावना है, लेकिन तिलका मांझी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो उस समय भी ये, मतलब संथाल विद्रोह का जो विद्रोह 1855-56, संथाल विद्रोह कब, आगे उसका भी नाम हम लोग लेंगे। तो संथाल विद्रोह 1855-56, तो 1855-56 में भी ये पहाड़िया लोगों ने इस विद्रोह को भी, सिद्धू कानू के लीडरशिप वाले विद्रोह को भी इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया। और रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर की रानी थी, उनके विद्रोह को भी इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ हम पर्सनालिटी भी आपका झारखंड वाला सेंड कर देंगे, थोड़ा सा उसमें पढ़ा करके उसको भी हम कर देंगे, क्योंकि ये रानी सर्वेश्वरी को भी भागलपुर जेल में रखा था अंग्रेज सब, और इनकी मृत्यु भागलपुर में हुई थी, भागलपुर जेल में हुई थी। तो ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महेशपुर राज्य की, महेशपुर स्टेट की, ठीक है, वो जो रानी सर्वेश्वरी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किया था, ठीक है, 81-82 में सर्वेश्वरी ने जो विद्रोह किया था, और उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट करके कहाँ रखा था, भागलपुर जेल में। और फिर 1800, वो लंबे समय तक जेल में रह गई थी, 1800 हमको लगता है 2-3 में उनकी मृत्यु हुई उस जेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया,
आपको भागलपुर जेल में। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद तिलका मांझी विद्रोह ही है, और तिलका मांझी विद्रोह का काल, तिलका मांझी विद्रोह का काल आपका हो गया 1783-84। तिलका मांझी विद्रोह का काल हो गया 1783-84। इसके बाद 1783-84, ठीक है, ये तिलका मांझी। और ये भी संथाल क्षेत्र में है, तो फिर से कंफ्यूज नहीं करोगे। पहाड़िया विद्रोह संथाल क्षेत्र में, अलग अलग काल में, ये पहले से भी मध्यकाल में भी ये थोड़ा बहुत विरोध करते थे, पहाड़िया जो जनजाति थी। तो 1766 से ही उनका रह करके विद्रोह होता था। फिर संथाल क्षेत्र में ही महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह किया, तो वो भी। और फिर संथाल क्षेत्र में ही सिद्धू कानू का ही विद्रोह हुआ, लेकिन वो बाद में, वो 1855-56, वो बाद में। उसके पहले की बात करें तो तिलका मांझी का विद्रोह, ठीक है। और वो संथाल क्षेत्र कोई एक जगह तो नहीं ना था, जो संथाल परगना हम बाद में नाम उसका पड़ा, तो वो कोई एक छोटा क्षेत्र तो था नहीं। तो बाद में फिर तिलका मांझी का 1783-84 में, और बाद में सिद्धू कानू का जब हुआ है तो वो हुआ है आपको 1855-56 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद तमाड़ विद्रोह एक है, जो रांची के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र में। जब विद्रोह में जहाँ छोटा नागपुर बोलेगा तो उसके आसपास रांची वाला बोलोगे। ऐसे छोटा नागपुर पठार तो बहुत सारा वो एरिया ही छोटा नागपुर पठार बोलोगे, लेकिन छोटा नागपुर पठार बेसिकली छोटा नागपुर क्षेत्र जब बोला जाएगा तो रांची के आसपास का क्षेत्र होगा। सिंहभूम क्षेत्र बोला जाएगा तो सिंहभूम जो देख रहे हो जमशेदपुर के आसपास का क्षेत्र समझो। संथाल बोला जाएगा तो दुमका के आसपास का क्षेत्र समझो। और आपका एडजॉइंग जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका भागलपुर वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पढ़ोगे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ वो मुंडा और उरांव जाति के लोगों के द्वारा हुआ था, और ये भी जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध और भी जो लोग भी जो बाहरी थे उनके खिलाफ हुआ। और ये 1782 से 1820 तक ये लंबा चला था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ, तमाड़ कब हुआ, तो भाई 1782 से 1820 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तमाड़ विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, जिन्होंने इसको नेतृत्व दिया था। तो ये नाम जो है ना, कहीं कहीं जो लीडर का नाम है ठाकुर भोलानाथ सिंह, निम्न में से किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे, ऐसा हो सकता है। या फिर क्वेश्चन को और सिंपल कर दे कि भाई 18वीं सदी के अंतिम चरण में या 19वीं सदी के आरंभिक चरण में ठाकुर भोलानाथ सिंह किस बात के लिए ये प्रमुख नाम किस क्षेत्र का था, तो जनजातीय विद्रोह का, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद चेरो विद्रोह हुआ है जो पलामू क्षेत्र में था, झारखंड के पलामू क्षेत्र में चेरो विद्रोह। और ये भी जो है, इसमें भी एक राजा को इन लोगों ने हटाया था जो चित्तजीत राय थे, और उनके एक दीवान थे जयनाथ सिंह। तो उनको जब चित्तजीत राय को हटा दिया तो उनके एक दीवान का मतलब होता है कि जो उनके मंत्री, उनके जो सलाहकार जो कुछ भी थे, तो वो उनके साथ थे। ये दोनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ वो विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये शुरू हो गया था 1771 में, लेकिन ये 1771 में शुरू हुआ था। अब चेरो पर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सा जो बुक है उसमें क्या है, चेरो विद्रोह को 1771 में चित्तजीत राय, ठीक है, चित्तजीत राय कुछ इसी तरह नाम है, चित्तजीत राय और उनके एक दीवान थे, उन लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। तो चित्तजीत राय और उनके एक दीवान थे जयनाथ या कुछ इस तरह से नाम था, जयनाथ सिंह, वो लिखा होगा उसमें जयनाथ। तो इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, इनको चूंकि हटा दिया था तो अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह शुरू किया। बाद में ये विद्रोह इनके द्वारा बहुत लंबा नहीं चल पाया, लेकिन फिर ये विद्रोह वहाँ के यानी चेर
चेरो विद्रोह, तो चेर कौन थे, चेरो कौन थे, जनजाति थे। फिर वहां के आम लोगों के द्वारा ये विद्रोह जो चला है वो 1800 ईस्वी से लगभग 1818 ईस्वी तक ये चला। तो ज्यादा किताब में, वहां हम लिख भी दिए हैं, ज्यादा किताब में चेरो विद्रोह को का यही काल बताया जाता है। लेकिन आप जान लीजिए कि चेरो विद्रोह 1771 में भी चला था, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑप्शन तो आप जानते हैं कैसा सेट हो करता है लोग, तो भाई ये भी, तो इस तरह से, तो ये भी एक ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसी काल में चेरो विद्रोह को जाना जाता है। अब चेरो विद्रोह किस क्षेत्र का, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 19वीं सदी के आरंभिक चरण में वर्तमान झारखंड के किस क्षेत्र में चेरो विद्रोह हुआ था, ठीक है। सिंहभूम बोल देगा, या ऐसे ही बोल देगा कि भाई सिंहभूम क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है, तो पलामू क्षेत्र में था। फिर है हो विद्रोह। हो विद्रोह जो है, हो भी ये भी जनजाति के नाम से है, ठीक है। और ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह कहाँ हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में, और ये 1821 ईस्वी में हुआ था। 1821 ईस्वी में हो विद्रोह हुआ था, कहाँ, सिंहभूम क्षेत्र में। और इसमें कोई लीडर का नाम स्पष्ट नहीं है, ठीक है। वहाँ पर एक पोरहट राजा थे, पोरहट जगह होगा, तो पोरहट शासक होता था, और उसके साथ इन लोगों का बड़ा अच्छा संबंध था, ठीक है। तो पोरहट के शासक के साथ, लेकिन बाद में वो भी अंग्रेजों के कुछ झांसे में आ गए थे, और फिर जब बहुत दिक्कत हुई तो फिर वहाँ के आम लोगों ने इसको 1821 ईस्वी में इस विद्रोह को किया, ठीक है। तो पहले तो वो पोरहट के शासक ही लोगों को सपोर्ट किए थे, लेकिन बाद में वो फिर अंग्रेजों के ये में आ गए थे, ठीक है, अंग्रेजों के कहने में आ गए थे, या अंग्रेजों के लिए। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजों के कहने पर आदिवासियों पर कोई आक्रमण कराए। अब देखो जनजाति, कहीं कहीं आदिवासी भी तो लिखा जाता है, तो जनजाति का क्या कॉन्सेप्ट है बोल दिया। आदिवासी ज़्यादा, आदिवासी का मतलब, आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ, यानी जो मूल रूप से उस क्षेत्र के हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं वहाँ के, वो कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए हैं, मूल पहले, यानी कोई भी चीज़ पहले कंपैरेटिव भी हो सकता है, शुरू से भी हो सकता है, तो भाई वो पहले के हैं, तो आदि और अंत होता है, तो जो शुरू के हैं वहाँ पर, इसलिए उनको आदिवासी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आदिवासी आंदोलन और जनजातीय आंदोलन तो एक ही चीज़ हुआ। अब है ये जो आपका बाद में फिर कोल विद्रोह को भी, ये हो विद्रोह जो है कोल विद्रोह को सपोर्ट किया है, और कोल विद्रोह जो है वो 1831-32 का है। तो ये हो जो जनजाति के लोगों थे, फिर कोल लोगों ने भी जो विद्रोह किया तो उसको भी उन लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, और वो कोल विद्रोह भी कोल जनजाति के लोगों के द्वारा चला, लेकिन वो भी रांची क्षेत्र में ही, छोटानागपुर क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में ही, और उसको हो जनजाति के लोगों ने भी उस विद्रोह में अपना सपोर्ट दिया था। देन आपका फिर कोल विद्रोह हो जाएगा, और कोल विद्रोह ये बताया ही कि रांची क्षेत्र में, और कोल विद्रोह का काल क्या हो जाएगा, 1831-32। कोल विद्रोह का काल क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह का काल क्या हो जाएगा, 1831-32, ठीक है। और हमने क्या बताया कि भाई उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कोल विद्रोह, उसके आसपास के क्षेत्र में ही, उसके पहले वहाँ क्या हुआ था, 1821 में क्या हुआ था, हो विद्रोह हुआ था। तो हो जनजाति वालों ने भी कोल जनजाति का, भले उनका मान लो कि डिफ्यूज हो गया, या उनका विद्रोह समाप्त हो गया था, फिर वो विद्रोह बहुत पावरफुल नहीं रह पाया था, लेकिन जब हो लोगों ने विद्रोह किया तो इन लोगों ने फिर सपोर्ट किया था, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम्ड है, अब हमको तो नहीं याद है कि किस ईयर का, उसमें कोई पूछता है कि कोल विद्रोह में किस जाति का, कौन कौन जनजाति के लोग थे, तो कोल विद्रोह में कोल तो थे ही भाई, ये तो स्पष्ट है। तो कोल, हो, कोल, मुंडा, कुछ इस तरह से कर दे तो उसमें कोल और हो होगा, ठीक है। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड आपका, उतना टफ नहीं होने जा रहा है। आप ये जितना हम बोल दिए उससे आप लोग बहुत दबाव में मत आ जाइएगा। हाँ, इस पे नज़र डालना है। तो हमने बताया कि 12, 14, 12, 13 या जो भी हो, काउंट हम नहीं कर पाए हैं,
तो उतने मुख्य विद्रोह वहाँ पर हमारे हैं, जिसमें से हम लोग लग रहा है 7-8 का हम लोगों ने नाम ले लिया है, ठीक है। और इस जो कुछ बताए हैं वो सारे फैक्ट्स मतलब उससे ज़्यादा टाइटल करके, जैसे आपका ढाल विद्रोह, रामगढ़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, ठीक है। फिर हम लोग क्या बात किए थे, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, ये जो उस तरह से टाइटल करके आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तो आप पढ़िएगा तो समझ ही जाइएगा ना, उसमें तो बहुत कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या कि भाई क्लास फिर रहता है और लोगों का कैसे देखें यहाँ से। हाँ, बिहार में जनजातीय आंदोलन, तो ये ऐसे ही इंट्रोडक्शन, ऐसे विद्रोहों को ही जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आंदोलन कहा गया है। ऐसे विद्रोहों को ही, नहीं कुछ और होगा इसमें, हाँ यहाँ से। बिहार प्रांत का दक्षिणी भाग वर्तमान झारखंड पर्वत पठार जंगल वाला क्षेत्र था। अब ये रटना नहीं ना है, पढ़ने में कितना टाइम, इस क्षेत्र में यहाँ के मूल लोग रहते थे, ये सारी बातें कुछ थोड़ी सी भूमिका है, ठीक है, दे ना पाइएगा, ये हम लोग जो प्लेन ले लिए हैं। और ऐसे विद्रोहों को ही जनजातीय विद्रोह, अब जनजातीय विद्रोह का क्रमशः ये नाम दिया गया है, मैंने जो ऑर्डर है ना, आप अगर काल के हिसाब से, मैंने कब हुआ उसके हिसाब से ये ऑर्डर में है, ठीक है, कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद, जैसे हम लोग ऑर्डर में भी पढ़ रहे थे। अब है ढाल विद्रोह, ठीक है। तो भाई शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जिम्मेदारी सौंप दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश राजकीय अधिकार के रूप में हो गया। ये थोड़ी सी भूमिका ही है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम मानभूम क्षेत्र से हुआ, ये भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से हुआ, सिंहभूम क्षेत्र से, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यही ना पहले 1767 से हम लोग बात किए थे कि 1767 और 1767 से 77 तक में आगे लिखा होगा, ठीक है। 77 तक अर्थात 10 वर्षों तक चला ढाल विद्रोह को दबाने के लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। अब ये चीज़ नहीं भी याद कर सकते हैं आप, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अब इतना नहीं याद करना होगा, ठीक है। किंतु वे इस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हो सके। 1777 में अंग्रेजी कंपनी ने जगन्नाथ ढाल, हाँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शायद हम बोले भी थे, ठीक है। बाद विद्रोह शांत हुआ। पुनः राजा बनने के बाद जगन्नाथ ढाल ने भी अंग्रेजों को वार्षिक कर देना स्वीकार कर दिया। फिर अंग्रेज सब उनको एक बार डिसमिस किया, फिर बना दिया, तो मामला खत्म हो गया। अब रामगढ़ विद्रोह, तो भाई क्या काल है, कब का है। दूसरा में रामगढ़ विद्रोह, और यहाँ पर किसको बनाया, किसको हटाया, फिर बताया था कि भाई मैं ये तेज सिंह को बना दिया, पहले मुकुंद को हटा दिया था, कहीं लिखा होगा मुकुंद सिंह ने सफल कर, ठीक है। मुकुंद सिंह ने सामना किया लेकिन अंग्रेजों का वो, फिर अब देखते हो कि तेज सिंह, फिर तेज मर जाते हैं, फिर पारसनाथ सिंह बनते हैं, लेकिन ये फिर अंग्रेजों की गतिविधि से अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो फिर इन्होंने विद्रोह किया। अब यह काल, तो क्या, कहाँ, कब, कहाँ और मुख्य, अगर नेता है तब, सब में कोई जरूरी नहीं है, कोई मास में, लेकिन ज़्यादातर में नेता। ये तीन चीज़ तो कम से कम याद कीजिएगा, ये तो कर सकते हैं ना, पढ़िएगा उस तीन चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमको लगता है वो जितना पर बात किए हैं, 7-8 पे जो बात किए हैं वो सब के बारे में है। जो रिमेन बच गया लगभग उतना ही, 6-7-8 जो बचा होगा उसको हम अगले क्लास में करेंगे। और ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लिए हैं, जो एक तरह से काल, मतलब कि उसको क्या बोलोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सारी बातें हमने किया भी है। अगले क्लास में मिलते हैं फिर रिमेन जो मूवमेंट है उससे।